आगो आगो आ रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया भैया, आपको बताने का मुझे मिस्टर तिवारी, पंकज, रोशन, रवि सिंह, अमित, सभी को बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है। उदयवीर कह रहे हैं, भिंड से प्रणाम, गणेश, रवि सिंह, राहुल, रविकेश। सही चल रहा माहौल। मैं आज मैग्नेटिज्म की हमारी लास्ट क्लास है। आज आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं और एक दो बैच ऐसे जिनका लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ था मैग्नेटिज्म, उनका समाप्त हो जाएगा। जो नए बैच है जिनमें भी एक दो चैप्टर हुए हैं उनका चलता रहेगा। जैसे एक दो बैच में तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही दो चैप्टर हुए हैं, तो उनके लिए मैंने बताया कि आगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो आसान ही लगेंगे आपको। ठीक है, तो नमस्कार बजरंगी, नमस्ते, अनुराग क्लियर है, स्टार्ट है, चंद्रशेखर चौहान, महेंद्र सिंह, सुजीत, पंकज, रोहित, अनुराग, रंगी कुमारी है, महेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, सबसे पहले लिखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बाएं हाथ का नियम तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक बेटा मैंने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा था, तो फ्लेमिंग शब्द नहीं था, उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा वहाँ थंब दिखेगा। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम राइट हैंड रूल क्या बताया था मैंने, वो तब यूज करते हैं जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में सीधे तार में अगर करंट है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने के लिए। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है तो उसमें करंट की डायरेक्शन अंगूठा रखो, उंगलियां कर्ल करेंगे तो स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, सर्कुलर टाइप का वृत्ताकार। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम तो ये था। फिर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम था। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मैंने बताया था कि अगर किसी तार में करंट हो, इसी तार में करंट धारा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। करंट पहले से ही है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसका फोर्स किधर को लगेगा, तो फोर्स बल किधर को लगेगा वो हमने किसी पढ़ा था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। राइट हैंड रूल जो है ये हमें बताता है, ये होता है इंड्यूस करंट परिधारा का पता लगाने के लिए। जैसे अब अपने राइट हैंड के तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाएं, ये तीनों दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर हो, और अगर इस वाली उंगली को जिसे हम कहते हैं फोर फिंगर या तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, अंगूठे को जिस अंगूठे का करें कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे आपको पता है कि इंड्यूस करंट कैसे पैदा होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके। तो मान लो कि आपने तार लिया, उसे चुंबक के आसपास आगे पीछे कर रहे हो, तो जब नजदीक जाएगा तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में होगा, दूर जाएगा तो वीक में होगा। तो ये अंगूठा में रखना है कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बीच वाली उंगली में इंड्यूस करंट परिधारा की दिशा बताएगी। लेकिन आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन चाहिए तो राइट हैंड रूल। लेकिन अगर करंट पहले से ही है, उस पर फोर्स बल किधर को लगेगा तो लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कब यूज होता है कि बल किधर को लगेगा। अगर तार में ऑलरेडी करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो किधर को बल लगेगा लेफ्ट हैंड रूल बताता है। राइट हैंड रूल में क्या बताएगा कि अगर किसी कंडक्टर को किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो करंट किधर को प्रेरित होगी, इंड्यूस करंट किधर को बनेगी, वो ये बताएगा। दोनों तो अलग अलग है। कल की क्लास नंबर 7 नहीं चल रही है, ठीक है भैया, आपको सेंटर फोन कर लेना 10 बजे के बाद में, या मैडम इस दिन क्लास होने बोलना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड के लिए मैं पहले एक बार राइट हैंड बना लेता हूँ। फ्लेमिंग का उससे बड़ा खतरनाक काम होता है साइंस के टीचर के लिए ये डायग्राम से बनाना। तो बात लगेगी कि पहली बार में बढ़िया डायग्राम बन गया एकदम सुंदर सुशील, इसी को मान लेना कि सही है। अभी मैं बार बार चीजें रिपीट करूंगा, मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस सर कि आपने पिछली क्लास देख रखी हो, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है उसे समझ में आए नहीं आए उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीछे का आपको देख कराना बहुत जरूरी है। बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया है, क्या बेहतरीन बना एकदम सुंदर सुशील। नहीं अभी 29 में तो बचा है भाई, 2 टॉपिक बचे हैं 29 के। हाँ ये एक दो बैच जो है वो आज खत्म हो जाएंगे, इसमें केवल मैग्नेटिज्म चैप्टर ही बचा हुआ है। बाकी एक दो बैच वाले कल एक बार चेक कर लेना, एक दो बैच में कल शाम को 7:45 से क्लास लग सकती है, वो एक बार चेक कर लेना। अभी कंफर्म नहीं है, मैं आज देखूंगा इस टाइम पे क्लास लेनी है। अभी बस आप क्लास पे ध्यान दो। देखो बेटा, मैं इस वाली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बी कलर मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा जिस डायरेक्शन में हम कंडक्टर को चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, अंगूठा उस डायरेक्शन रखें, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। अंगूठा किसमें हो, चालक की गति की दिशा में, चालक की गति की दिशा में। तो बेटा बीच वाली उंगली है ये हमें बताएगी इंड्यूस करंट के बारे में, प्रेरित धारा के बारे में। इंड्यूस करंट, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे उसे ध्यान सुनो। पेपर में आपसे क्वेश्चन से पूछेगा कि इंड्यूस करंट प्रेरित धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के किस नियम का यूज करते हैं, राइट हैंड का। आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है उसमें मिडिल फिंगर किसके बारे में बताती है कि धारा प्रेरित धारा की दिशा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ये जो तर्जनी उंगली है, फोर फिंगर जो पहली उंगली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और अंगूठा किस दिशा में होता है, जिस दिशा में चालक को हम चलाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, चालक की गति की दिशा में होता है अंगूठा, तो चालक किधर गति करेगा, अंगूठे की दिशा है। ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और बीच वाली इंड्यूस करंट के बारे में दोबारा सुनना, लेफ्ट हैंड रूल में राइट हैंड रूल में क्या फर्क है, वो सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास में देखो हमारे पास में ये लेफ्ट हैंड रूल और ये राइट हैंड रूल है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड रूल कब होता है कि तार में पहले से ही करंट है, ऑलरेडी करंट है, और इस तार में करंट है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो किधर को बल लगेगा। तो लेफ्ट हैंड रूल बल की डायरेक्शन बताता है कि तार में पहले से करंट है, बैटरी लगाई, करंट दी तार में, चुंबकीय क्षेत्र में किधर को बल लगेगा, ये लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। तो जहां करंट देंगे उस बल किधर को लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल। इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, मोटर में करंट देते हैं तो जो करंट देंगे तो वो जो मोटर के अंदर जो चुंबक रखी होती है तो जो अंदर जो वायरिंग है उसमें करंट जाएगी, तो बल किधर को लगेगा बताएगा लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन करंट पहले से है तो लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन आपको करंट को इंड्यूस करना है, बिना बैटरी करंट को पैदा करना है, तो किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाना पड़ेगा, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ताकि वो चुंबकीय क्षेत्र बदले, तो फिर हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रेरित धारा के लिए होता है, और इसका यूज करते हैं जनरेटर में, जहां करंट पैदा करते हैं जनरेटर में। तो जनरेटर के लिए जहां पे करंट को इंड्यूस करेंगे वहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और जहां पे करंट पहले से हम देंगे, जैसे बैटरी से करंट देके फिर तार को रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ध्यान समझना, मैं इस पेज को भी हटा देता हूं, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास में एक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि एक तार में करंट है, उस समय चुंबकीय क्षेत्र रखा, किधर को बल लगेगा, अंगूठा बताएगा लेफ्ट हैंड रूल। मोटर में काम आएगा, एक तार में धारा को प्रेरित करना, धारा को पैदा करना बिना बैटरी के, तो वहां पे किसे यूज करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करनी होगी। जैसे कि जनरेटर में देखा अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, अंगूठे का नियम, वहां हाथ में और थंब लिखा हुआ, तो किसके लिए था, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सीधे तार में करंट है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने स्ट्रेट कंडक्टर में थंब रूल, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करनी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फोर्स किधर को लगेगा, अगर तार में करंट हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। एक हमने क्लॉकवाइज रूल किया था, तो क्लॉकवाइज रूल क्या था, अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में तो साउथ पोल की तरह काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ऐसी बातें ध्यान है कि नहीं है, आया ना। अब मैं चैप्टर के लास्ट में चल रहा हूं,
अब हमें तीन बातें पढ़नी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अणुचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इन तीन की बात हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अणु चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ। ये पिछला बताया मैंने, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे। ठीक, हम पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरा, डाया, फेरो। ठीक है, अब देखो इनमें समझेंगे है क्या, तीनों के तीनों वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले हम इसी बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से, इसके बारे में पता है तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं। हम सर फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। यदि चुंबक के पास किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे, लोहा कोबाल्ट निकल को रखेंगे तो स्ट्रॉन्गली चिपकेगा उससे। ठीक है, क्लियर बेट लेक्चर पैसेज डायमेंशन क्लास कौन से बैच, बैच का नंबर बताया करो, 2 3 4 बैच होते हैं एक साथ ना, तो ऐसा होता है कि लेक्चर नंबर नहीं चल रहा किस बैच में, कॉल को मैं भी ये ऑडियो भेज दूंगा मैं। ठीक है, जगह 5 चैप्टर में बैच नंबर 29 में केवल फ्लूइड और वेव बचा हुआ है। जब कुछ ना पता हो ना अभी से ज्यादा तो फालतू नहीं करते क्लास में, जब पता चलता तुम्हें कुछ नहीं है तो क्यों लिख रहे हो, 5 चैप्टर बचे हैं। बैच नंबर 29 में 2 चैप्टर बचे हैं, वेव और फ्लूइड, सारे चैप्टर कर रखे हैं बाकी हमने। देखो तो लिखेंगे पैरामैग्नेटिक लिखेंगे, दे शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, दे शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति तीव्र आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। इनके एग्जाम्पल है Fe, लोहा, कोबाल्ट, निकल। ये मैं पहले बता चुका हूं कि लोह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होता है, लोहा भी है, कोबाल्ट भी है और निकल भी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रति स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। ये मैं पता है। ठीक है, मैं बोल देता हूं एक बार। तो कई बार ना कई बच्चे ने जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा उसने कल मुझे किसी ऐसी क्लास के बारे में बोला था कि मेरी क्लास जो है वो नहीं चल रही, तो मैंने अपने मोबाइल में चलाई, मेरे में चल रही थी। अब कई बार क्या होता है क्लास में कि किसी बच्चे के मोबाइल में कुछ इशू होता है, तो मैं भी इसमें चला के देखता हूँ, अगर नहीं चलेगी मेरे मोबाइल में तो मैं बोल दूंगा। कई बार 29 क्लास नंबर बच्चा कह रहा 65 नहीं चल रही इसकी, बिल्कुल चल रही भाई, एकदम बेहतरीन चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। क्या करें बताओ, सही चल रही है, अपना मोबाइल सही कराओ, बढ़िया चल रही है, हमारे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अच्छा, अब आते हैं पैरामैग्नेटिक में। आपको बच्चा कमेंट मत करना, पहले पढ़ने दो थोड़ी देर। तो बेटा जैसे हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ तो सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रति स्ट्रॉन्ग आकर्षण शो करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो चुंबक की तरफ और उसे चुंबक के नजदीक लेके जाओ तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति वो वीक अट्रैक्शन शो करते हैं कि चुंबक की तरफ आएंगे तो बिल्कुल ऐसा अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा जैसे लोहे में और चुंबक में मिलता है कि लोहा चुंबक पे चिपक गया। तो ये पदार्थ ऐसे कि इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली नहीं होंगे, वीक अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, अच्छा हम लिखेंगे पैरामैग्नेटिक में लिखेंगे दे शो वीक अट्रैक्शन, दे शो वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। इनके एग्जांपल क्या होंगे बताऊंगा मैं, इसके एग्जांपल हम छोड़ देते हैं, अभी बताएंगे अलग तरीके से। बेटा पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अट्रैक्ट तो होंगे पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लोहे जैसा चुंबक जैसा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, दुर्बल आकर्षण हल्के से अट्रैक्ट होंगे। ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, प्रति चुंबकीय, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति वीक रिपल्शन शो करते हैं। अगर चुंबक के पास रखा जाए तो चुंबक से हल्का सा दूर दिखेंगे, यानी ऐसा नहीं कि कोई हर एक चुंबक की तरफ तो अट्रैक्ट हो गया, नहीं होगी, ये ऐसे होता है चुंबक से हल्का सा दूर भागते दिखाई देंगे आपको। ठीक है, सब लिखेंगे दे शो वीक रिपल्शन। ये बच्चा कह रहा कि हाँ, तो जिन बैच में अभी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हुआ है जिसमें, तो अगला चैप्टर में हीट स्टार्ट करूंगा उनमें, तो इसे बैच 29 एक आध बैच हो रहा है, उनमें वेव और फ्लूइड ही बचा हुआ है, उन्हें हम अलग टाइम पे शिफ्ट कर देंगे, उन्हें हम फ्लूइड और वेव पढ़ाएंगे। बाकी में जो है वो भी ये चलेगा, हीट चैप्टर करना पड़ेगा क्योंकि वो भी 2 3 बैच में बचा, लास्ट चैप्टर है तो उसे खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। ऑप्टिक्स थोड़ा इत्मीनान से करेंगे, है ना। दे शो वीक रिपल्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल प्रतिकर्षण शो करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। इनके एग्जांपल क्या होंगे अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल आकर्षण, तो दोबारा समझेंगे कि अणु चुंबकीय पदार्थ हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अट्रैक्ट होंगे लेकिन वीक अट्रैक्शन शो करेंगे। दे शो वीक अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये डायमैग्नेटिक, दे शो वीक रिपल्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल प्रतिकर्षण, दुर्बल प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग। ठीक, अच्छा आपको इनका एग्जांपल तुम्हें पता है, Fe, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, लिखने दे, ले भाई लिख ले। ठीक, अगर एग्जांपल के लिए मैं काम करते हैं आपके सामने, इसके थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपने आवर्त सारणी देखी हो तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगी आपको, थोड़ा सुंदर सा बनाने के लिए मैं कोशिश करते हैं लगभग वैसा सही बन जाए। बनेगी तो बढ़िया है, नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, समझना है हमें केवल गेम।
अगर आप पीरियोडिक टेबल देखना, अगर आप आवर्त सारणी देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 चीज लिखे मिलेंगे, Fe, कोबाल्ट, निकल। तो ये 3 जो लिखे मिलेंगे, Fe, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तो हमें पता है कि फेरोमैग्नेटिक हैं, Fe, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों हैं कैसे? आप कहेंगे सर ये तीनों के तीनों हैं फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मैं लिख रहा हूँ Fs, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोह चुंबकीय पदार्थ। अभी बेटा यहाँ पे जो Fe, कोबाल्ट, निकल है, आप इस निकल में इधर एक लाइन खींच लो, तो इसके इस तरफ जितने पदार्थ लिखे होंगे यहाँ पे, जैसे ये लिखा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा होगा, ये लिथियम, सोडियम जो भी लिखे होंगे, ये सब पैरामैग्नेटिक हैं, ये पैरामैग्नेटिक। इधर अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, और इस तरफ जो निकल के वो है डायमैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, इन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अब इधर जो भी निकल के लिखे होंगे वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं, इधर जो लिखे हैं वो डायमैग्नेटिक हैं। लेकिन आपको पता है जब केमिस्ट्री आ गई तो वहाँ पे एक्सेप्शन तो जरूर आएगा, केमिस्ट्री में जरूर होती है एक्सेप्शन, पीरियोडिक टेबल बनी, केमिस्ट्री एक्सेप्शन आ गया। अब इधर जितने भी पदार्थ सब आने चाहिए पैरामैग्नेटिक में, लेकिन यहाँ बेटा ये इधर लिखा होगा, आप देखेंगे एक हाइड्रोजन और एक बेरिलियम, ये दोनों है तो इधर, लेकिन ये एक्सेप्शन मैंने गोला बना देता हूँ, एक्सेप्शन इन पे स्टार बना देते हैं, ये एक्सेप्शन है, यानी कि हाइड्रोजन बेरिलियम है तो इधर, ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक में, और ये डाय में जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगे आपको, एक देखने को मिलेगा ऑक्सीजन 8वें नंबर पे, एक एल्यूमिनियम मिलेगा, और एक आपको बेटा मिलेगा SN3, एक SN3 मिलेगा आपको, ये 50वें नंबर पे, एल्यूमिनियम 13वें नंबर पे, 8वें पे। ये तीनों किस होने चाहिए? डाय में, पर ये जाएंगे पैरा में, यानी कुछ एक्सेप्शन है, यदि ये दोनों है तो इधर पैरामैग्नेटिक, मतलब इधर जो भी होंगे वो सब पैरा है, लेकिन ये जाएंगे किसमें? डाय में। ये तीनों होने चाहिए डाय जाएंगे पैरा में, तो मैं इन एक्सेप्शन वालों को ही यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक हमें लिखा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और टिन, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? ये किसमें चलेगा हमारे? ये हमारे होने चाहिए डाया, पर चलेगा किसमें? पैरा में। और एक इधर डायमैग्नेटिक में होने चाहिए हमारे, ये हमारे होने चाहिए पैरा, हाइड्रोजन और बेरिलियम, लेकिन किसमें चलेगा? ये चलेगा इसमें, डाया में। तो हल्का सा ये एक्सेप्शन है, इन आपको ध्यान रखना है। तो एक बात और समझना कि आवर्त सारणी में Fe, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे आप, जनरली आपसे एग्जांपल पूछेगा तो इन तीनों के ही पूछेगा, जनरली और पूछता नहीं है, तो तीनों के तीनों आएंगे लोह चुंबकीय पदार्थ में। बाकी इधर जो भी है पीरियोडिक टेबल में पैरामैग्नेटिक हैं, इधर वाले डायमैग्नेटिक हैं। मैंने शायद याद रखा, मेरे दोस्त प्रदीप धीमान, तो PD, प्रदीप धीमान, हम PD कहते थे कि पहले P आएगा फिर बाद में D आएगा, इधर वाले पैरा, इधर वाले बनेंगे डाया। पर केमिस्ट्री एक्सेप्शन में हाइड्रोजन, बेरिलियम, हाइड्रोजन और बेरिलियम ये पैरा में जाके डाय में जाएंगे, और ये एल्यूमिनियम, टिन, ये टिन SN3 से मिलता है, SN और ऑक्सीजन, ये डाय में जाके किसमें जाएंगे? पैरा में। ऐसे बेटा यहाँ पे आपको दिखेगा क्रोमियम, ये क्रोमियम जो इसमें डबल स्टार बना लो, ये क्या है? ये होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक, हिंदी में से प्रति लोह चुंबकीय कहेंगे, हाँ ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रति लोह चुंबकीय, यानी कि लोह चुंबकीय क्या होते थे? जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल आकर्षण शो करते थे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? जो चुंबक से बहुत तेजी से दूर भागेंगे। तो इसमें एक लिखेंगे क्रोमियम, इसमें एक लिखना है क्रोमियम, बस ये कुछ बातें आपको रखनी थी। इसमें नॉर्मली पेपर में डायमैग्नेटिक के बारे में पूछता है कि वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल प्रतिकर्षण प्रदर्शित करें, दे शो वीक रिपल्सन। तो जो चुंबकीय क्षेत्र से वीक रिपल्सन शो करेंगे वो डाया है, जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति वीक अट्रैक्शन शो करेंगे वो पैरा है, और जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक का ठीक उल्टा क्या जाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसका एग्जांपल एक ही याद रखना, क्रोमियम, या तो ये पूछ सकता है, क्रोमियम पूछ सकता है आपसे, या फिर क्या पूछ सकता है? फेरोमैग्नेटिक के 3 एग्जांपल पूछ सकता है, पैरा डाया कोई पूछेगा नहीं, इसके लिए वो तभी आप कर पाओगे अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है। तो आवर्त सारणी में याद रखना कि इससे पहले वाले पैरा, इधर वाले डाया, बस ये 3 एक्सेप्शन में पैरा में चले गए, और ये 2 एक्सेप्शन में कहां चले गए? उधर। और ये क्रोमियम किसमें चला गया? ये चला गया एंटी फेरोमैग्नेटिक में। ठीक, अब इसमें एक बार एग्जांपल लिख मैंने इनके, और किसी को थोड़ा सा बनाना हो तो बना लो। ये इसमें डबल स्टार बनाया मैंने, स्टार वाले जो है वो एक्सेप्शन है, और क्रोमियम पे 2 स्टार, बाकी सब पे एक एक स्टार बना हुआ है। ये एक्सेप्शन में चले जाएंगे, ये भी एक्सेप्शन वाले हैं वो उधर चले जाएंगे। अब ये वाला बढ़िया किया। अब आपको लास्ट में चल रहे हैं इस चैप्टर के, फटाफट करो इसे। एक भाई चलती क्लास में बताया करो यार, थोड़ा टाइम सा करो, है ना। अब इसे लिखेंगे बेटा क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान, बिल्कुल चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। क्यूरी टेम्परेचर ज्यादा बचा नहीं इसमें, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी तापमान। और आपको आज की क्लास जो बच्चा टाइम से आया, सर एक बात इतनी तो याद होगी कि क्यूरी टेम्परेचर में क्यूरी एक बात आपको याद होगी, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, वो चुंबकीय तरफ को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाते हैं, और पैरामैग्नेटिक अणु चुंबकीय वीक अट्रैक्शन दिखाते हैं, वो अट्रैक्ट होता है वीक। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर क्या है? किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, लोह चुंबकीय पदार्थ को, लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को लगातार गर्म करते रहो, तो क्या होगा? इनका जो अट्रैक्शन है चुंबकीय तरफ को वीक होने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप लगातार टेम्परेचर बढ़ाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर कोई फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाता है, लोह चुंबकीय अणु चुंबकीय बन जाएगा। यदि आप किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओ, अब उसे चुंबक के पास रखो, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा उसकी तरफ को, यानी वो तापमान जिससे ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय बन जाए, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाए, ऑप्शन क्या देगा? वो तापमान जिससे ऊपर फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बन जाए, गलत। वो तापमान जिससे ऊपर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाए, सही। वो तापमान जिससे ऊपर पैरा डाय बन जाए, गलत। डाया पैरा बन जाए, गलत। वो तापमान जिससे ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय बन जाए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह वीक अट्रैक्शन शो करें चुंबक की तरफ को, वो हमारा कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो लिखेंगे द टेम्परेचर above which a ferromagnetic substance behave like a paramagnetic substance is called Curie temperature। हिंदी में लिखेंगे वह तापमान जिससे ऊपर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, क्यूरी तापमान कहलाता है। वह तापमान जिससे ऊपर कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, क्यूरी तापमान कहलाता है। बेटा क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू याद रख लेना कि किससे ऊपर कोई चीज बन जाएगी पैरामैग्नेटिक। क्यूरी टेम्परेचर याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट के लिए होता है 1130 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोबाल्ट को अगर आप 1130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो तो कोबाल्ट जो है फेरोमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। लोहे के लिए होता है, आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस, और निकल के लिए होता है, तीन होता है ना, Fe, कोबाल्ट, निकल। तो Fe यानी कि आयरन के लिए 770, कोबाल्ट के लिए 1130, और निकल के लिए वैल्यू होती है 354 डिग्री सेल्सियस। इनमें ज्यादातर पूछता है पेपर में कोबाल्ट के लिए, या तो तीनों की कर लेना आप, ठीक है।
हाँ, मैग्नेटिक क्षमता पूर्ण रूप से नहीं खोएगा, क्योंकि टेंपरेचर में मैग्नेटिक क्षमता खोएगा तो, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। वो बस है कि लोह चुंबकीय की बजाय अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करके एक वीक अट्रैक्शन शो करेगा, यानी बहुत ही कम अट्रैक्शन बचेगा। जैसे हम तापमान बढ़ाते हो, किसी चुंबक का अगर आपको चुंबक को खत्म करना हो तो उसमें आप कैसे कर सकते हो? चुंबक को पीटना शुरू कर दो, हथौड़े से मारना शुरू कर दो, बहुत गर्म करना शुरू कर दो। तो ये तरीके होते हैं चुंबक करने के। लोह चुंबकीय पदार्थ को लोगे, वो चुंबक की तरफ कोई स्ट्रोक अट्रैक्शन ना देकर वीक अट्रैक्शन शो करेगा, तो हम कहते हैं वो तापमान जिससे ऊपर बदल जाए पैरा में, तो उसकी वैल्यू कोबाल्ट के लिए पेपर में आरके 1130, इसके 770 डिग्री सेल्सियस, 354, ये सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है। अगर पेपर में केल्विन में पूछेगा, केल्विन में, तो आप क्या करना, उसमें 273 जोड़ देना, ठीक है। अभी कुछ एंड में चल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट मैंने आपको ये बताई थी कि अगर किसी तार में करंट हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, IBL sin थीटा के बराबर। यहां से मैं बी की वैल्यू निकालूं तो बी आ जाएगा F/IL sin थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालूं, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट निकालें तो क्या बनेगी? फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, करंट को नापते हैं एम्पियर में, और लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो बनेगी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इस न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम टेस्ला कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या क्या बोलते हैं हम? टेस्ला। टेस्ला लिखेंगे हम। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, निकोलस टेस्ला के नाम पर। तो एक टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर के, एम्पियर मीटर, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो टेस्ला है इसी को हम 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, यानी कि हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक यूनिट यूज करते हैं टेस्ला। ये टेस्ला के न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी यूज कर सकते हैं, और एक टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 3 यूनिट याद रखनी है आपको इसकी, ठीक है। लेंथ के लिए पिछली क्लास में बता चुका हूं भाई, अजय पटेल, पिछली क्लास देख लेना, ठीक है। गोस क्या? गोस भी देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, लेकिन वो सीजीएस प्रणाली में है। ये ऐसा यूनिट है टेस्ला, इसका ऐसा ही मात्रा क्या है? टेस्ला, जिसे हम 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली आपको पता है यहाँ पे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। तो सीजीएस प्रणाली में जिसकी यूनिट बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो बनती है गोस। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है। जैसे क्वेश्चन भी आता है कि एक टेस्ला कितने गोस के बराबर होता है। याद रखना कि एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गोस होते हैं। एक टेस्ला 10 की पावर 4 गोस के बराबर है। तो सारी बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, ऐसा ही मात्रा टेस्ला है, जिसे वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन सीजीएस प्रणाली में जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है गोस। और एक टेस्ला में कितने गोस होते हैं? 10 की पावर 4 गोस होते हैं। एक टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखा है, एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। और टेस्ला कितने गोस के बराबर है? 10 की पावर 4 गोस के बराबर। ये उतार लो। हमें एक बच्चा कह रहा कि मैम कह रहा कि मैंने 4-5 चैप्टर डलवा दिए। रिकॉर्डेड तो हम डलवा सकते हैं, लेकिन जब तक पेपर का कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, तो डेट नहीं आएगी, तो हमारी कोशिश होती है कि लाइव ही पढ़ाया जाए। तो मजबूरी होगी, करना पड़ेगा। मालूम मैडम के चैप्टर बड़े-बड़े हो, मैडम को लग रहा हो कि भाई बच्चे अपने आप से पहले कर ले तो हो सकता है इसलिए डलवा दिया हो। हर टीचर का सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो अलग होगा। अब इस चैप्टर के आखिरी वाले पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। चार्ज पार्टिकल आवेशित करने के बारे में बेटा 2 बातें आपको और याद रखनी है। देखो, इसमें 2 केस पूछता है पेपर में कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर लंबवत घूम जाए, चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री एंगल घुस जाए, तो किस बात को फॉलो करेगा? और ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत घुसे तो किस बात को फॉलो करेगा? हमारे से पूछता है वो, ठीक है। हां, सब बिल्कुल प्रत्यक्ष सिंह बस प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे? इफ चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to, if charge particle moves perpendicular to magnetic field, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो किस बात को फॉलो करेगा? वो उसका मार्ग याद रखना। उसका पाथ मार्ग बनता है सर्कुलर। पेपर में आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, सर्कुलर, वृत्ताकार, ठीक है। देखो अगर चार्ज पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे, इफ चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि चार्ज पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे। बेटा इंग्लिश लोगे ना, बस यहाँ पे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, हिंदी में लिखना, तो मैं लिख देता हूँ। जब सब कुछ लिख रहे हो तो बुराई मोड़नी। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे, बेटा उसका पाथ होगा, वो होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है वो। हमारा कैसा होगा? पैराबोलिक। पेपर में ध्यान से पढ़ लेना, चुंबकीय क्षेत्र दिया है कि वैद्युत क्षेत्र दिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे फॉर्मेशन बैच में हम बहुत कम पढ़ाएंगे। एसएससी में तो 2 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, तो वहाँ पे तो हम टोटल कोशिश करते हैं कि 25-30 लेक्चर में खत्म हो जाए। यहाँ पे लेक्चर ज़्यादा लगते हैं, है ना, जो स्पेशल बैच होते हैं, जहाँ साइंस ज़्यादा आती है, जिन बैच में, जिन एग्जाम में वहाँ पढ़ाने का तरीका होता है। वहाँ तो मैग्नेटिज्म में एक ही क्लास पढ़ाता हूँ, एक सिंगल क्लास एसएससी फाउंडेशन में। और यहाँ कितनी क्लास हो गई? तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि वृत्ताकार मार्ग, और आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो पैराबोलिक पैराबोलिक मार्ग, ठीक है। तो ये बेटा आपका चैप्टर मैग्नेटिक वाला हो गया समाप्त। और जिन बैच में मैंने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म पढ़ाया है, उन बच्चों के लिए आपको ताली बजानी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि सबसे ये चैप्टर में बहुत ही एंड पढ़ाता हूँ। दोनों चैप्टर बहुत ही टेक्निकल हैं और कई बार बच्चों को फील करने में दिक्कत आती है, लेकिन आपके बैच में पेशेंस के साथ बच्चों ने पढ़े हैं। एक बच्चे ने बोला, वरना हर बैच में 99.9% केस में ये होता है कि बच्चे इन 2 चैप्टर पढ़ने में परेशान करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ये वो टफ है, ये वो है। आप में से एक सिंगल बच्चे कभी कमेंट मेरे पास ऐसा नहीं आया, आपने भले कुछ पूछ लिया, बात अलग है, हालांकि मैंने कुछ लेकिन आराम से बताया जाए। तो आप एक काम करना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और सब किसी की सेट में तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में ही 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें आराम से ध्यान से पढ़ लेना। और मैंने 3 बार बोल के कोशिश की कि आपको चीज़ें याद भी हो जाए, है ना। तो लीवर नहीं हुआ कोई बात, लीवर नहीं छोड़ दिया मुझसे अमल, ठीक है। तो इन्हें आराम से पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए मिलते हैं क्लास में, बाकी अब हम मिलेंगे आपसे कल। जो है थोड़ा सा डाउटफुल है क्लास, जो है वो
हो भी सकती है नहीं भी, अब मैं वजह नहीं बता रहा हूँ उसकी। और कुछ बैच जो है 29 और शायद इनके साथ में एक दो बैच और, इनकी कल से 7:45 को क्लास लगेगी, बाकी सुबह 8 बजे रहेगी। तो एक बार अपना जो है वो अपना टाइम चेक कर लेना जरूर, एप्लीकेशन में हम चेंज करवा देंगे, एक बार आप देख लेना उसे। तो आज के लिए मिलते रहते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत धन्यवाद आप सभी लोग, आपने ईमानदारी से वो चैप्टर पढ़े, मेरे सर से बड़ा कुछ खत्म हुआ, आगे चैप्टर पढ़ाना मेरे लिए हलवा है एकदम, अगर ये दोनों आपने समझ लिया, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, थैंक यू, बाय, ठीक है। हैप्पी लक्ष्मी पूजा कह रहे हैं श्याम दास, ओके भाई, लक्ष्मी पूजा की बहुत शुभकामनाएं आपको भी, थैंक यू।